Hello everyone. Moving further with second part of chapter 3, that is from section 20 to section 30. We'll be discussing these section in this video. सबसे पहले आता है सेक्शन 20 जो कि बात करता है मिस्टेक के बारे में। जब हमने सेक्शन 14 पढ़ा था कि कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर अफेक्ट हो रही है कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो मिस्टेक के अलावा जो भी पार्ट थे अपन ने आगे वीडियो में डिस्कस किए, इसमें विल डिस्कस मिस्टेक से। मिस्टेक ये बात करता है मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, वो भी कैसी? बायलेटरल मिस्टेक, दैट इज दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हुआ है। इट सेज दैट वेयर बोथ पार्टीज टू एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक, वो भी किसके रिगार्डिंग? मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग। ऐसा फैक्ट जो कि एसेंशियल है एग्रीमेंट के, तो क्या हो जाएगा? वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा एज पर दिस सेक्शन। फर्दर एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर ओपिनियन है रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ अ थिंग, कि इस पर्टिकुलर थिंग का क्या वैल्यू है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो वो इस सेक्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा एज पर एक्सप्लेनेशन। दैट इज नॉट डीम्ड टू बी अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 21 जो बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ, कि इसका क्या इफेक्ट होगा। इट सेज दैट कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा। किस ग्राउंड पे? कि अगर लॉ के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हो जाती है। आप ये चीज़ डिफेंस में नहीं ले सकते कि हमको नहीं पता था कि ट्रेन में बैठने के लिए टिकट चाहिए होता है। नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एट ऑल एक्सक्यूजेबल। फर्दर इट सेज दैट बट अ मिस्टेक एज टू लॉ जो कि इन्फोर्स इंडिया में नहीं है, वो क्या माना जाएगा? ट्रीट किया जाएगा एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट ओनली। Further, we have section 22. A contract is not voidable merely because mistake जो है cause हुई है by one of the parties under a contract, वो भी कैसे? Mistake कैसी है? As to matter of fact है, that is not voidable. फर्दर वी हैव सेक्शन 23 जो बात करता है कि कौन से कंसिडरेशन एंड जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होंगे। ये कहते हैं दैट कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट जो है किसी भी एग्रीमेंट के वो लॉफुल होंगे अनलेस फॉरबिडन है लॉ के द्वारा, या फिर ऐसे नेचर के हैं कि अगर परमिट किए गए तो क्या करेंगे? डिफीट करेंगे प्रोविजंस ऑफ किसी भी लॉ के। फर्दर फ्रॉडुलेंट है या फिर इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर इम्प्लाई कर रहे हैं इंजरी किसी भी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी की ऑफ अनदर। लास्टली कि कोर्ट रिगार्ड करता है एज इमोरल या फिर अगेंस्ट है पब्लिक पॉलिसी के। देन इट सेज दैट कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट किसी भी एग्रीमेंट में अगर अनलॉफुल है तो ऐसा जो एग्रीमेंट है वो क्या होगा? वो वॉइड होगा एज पर सेक्शन 23। देन कम सेक्शन 24 जो कि लेट डाउन करता है ब्लू पेंसिल रूल। ये बात करता है कि अगर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है दैट टू इन पार्ट, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये दो केसेस बताता है। पहला कहता है दैट जिधर एक ऑब्जेक्ट है एंड जो कंसिडरेशन है वो सेवरल है, या फिर एक कंसिडरेशन है बट जो ऑब्जेक्ट है वो सेवरल है, इनमें से एनी ऑफ देम अगर अनलॉफुल होता है तो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा एज पर सेक्शन 24, दैट इज द होल एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। फर्दर वी हैव सेक्शन 25 जो बात करता है कि अगर एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हो रहा है तो वो वॉइड होगा अनलेस कुछ एक्सेप्शंस भी प्रोवाइड करवाता है ये सेक्शन। द जनरल प्रिंसिपल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सबसे पहला एक्सेप्शन बात करता है अगर जो एग्रीमेंट है वो हुआ है मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण हुआ है, दैट टू पार्टीज जो कि नियर रिलेशन में है। सेकेंड बात करता है प्रॉमिस टू कंपनसेट, कंपनसेट करने का प्रॉमिस है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पास्ट में कोई वॉलेंट्री एक्ट किया था दूसरे पर्सन के लिए, उनको कंपनसेट करने का अगर कोई एक्ट है तो भी क्या होगा? विदाउट कंसिडरेशन वैलिड माना जाएगा। एंड लास्टली बात करता है अगर कोई टाइम बार डेट है, दैट इज प्रॉमिस है जो कि राइटिंग में एंड साइन करके दी गई थी किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर उनके एजेंट के द्वारा जो कि जनरली या फिर स्पेशली ऑथराइज्ड है पे करने के लिए होल या फिर इन पार्ट में कोई भी ऐसी डेट जो कि टाइम बार्ड है बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो इन सारे ही केसेस में दैट इज
कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेल्ड हुआ है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज जो कि नियर रिलेशनशिप में है। सेकेंडली, दैट इज प्रॉमिस टू कंपनसेट अ पर्सन जिसने वॉलेंट्री कोई पास्ट में एक्ट किया हो। एंड थर्ड, दैट इज लास्ट, ये बात करता है टाइम बाय डेट के बारे में। इन तीनों ही केसेस में इवन विदाउट कंसिडरेशन जो एग्रीमेंट होगा वो वैलिड होगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। देन वी हैव द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वन बात करता है ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शन के अंदर जो कि अफेक्ट करेगा वैलिडिटी किसकी? डोनर एंड डोनी की, एज टू गिफ्ट एक्चुअली मेड। देन एक्सप्लेनेशन टू बात करता है कि अगर एग्रीमेंट जो है वो किया गया है दैट टू कंसेंट ऑफ द पार्टीज से, कंसेंट जो है वो फ्रीली ऑब्टेन करी गई है, बट जो कंसिडरेशन है वो इनएडुकेट है, तो सिर्फ इस बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते? इस बेसिस पे आप वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। बट द फैक्ट कि कंसिडरेशन जो है वो इनएडुकेट है, ये इन कंसिडरेशन लिया जा सकता है ये डिटरमाइन करते समय कि जो कंसेंट है पार्टीज को वो एक्चुअल में फ्री थी या फिर वो फ्री नहीं थी। दिस इज व्हाट द सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 सेज। फर्दर वी हैव सेक्शन 26 जो बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है जिधर व्यक्ति को रोका जा रहा है, रेस्ट्रेन किया जा रहा है मैरिज के लिए, मैरिज करने से, देन इट विल शैल बी वॉइड। इट सेज दैट हर एग्रीमेंट जो कि इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज है ऑफ अ पर्सन वो वॉइड होगा। व्हाट इज द एक्सेप्शन? माइनर की मैरिज रेस्ट्रेन करने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है देन इट विल बी वैलिड। Further, we have section 27 which says agreement in restraint of trade void, कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें रिस्ट्रेन किया जा रहा है किसी व्यक्ति को ट्रेड करने से, वो भी क्या होगा? वो भी void होगा। इट सेज दैट हर एग्रीमेंट जिसके द्वारा एनी वन इज रिस्ट्रेन क्या करने से? लॉफुल प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से और ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड, टू दैट एक्सटेंट क्या हो जाएगा? टू दैट एक्सटेंट ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। एक्सेप्शन कहता है दैट वन हु सेल्स द गुडविल, गुडविल एज इन कस्टमर्स, रेप्यूटेशन मार्केट में, अगर ये सेल कर दिया जाता है ऑफ अ बिजनेस एंड एग्री करते हैं विद द बायर, उनको रेफ्रेन करते हैं कि आप कैरी नहीं करेंगे सिमिलर बिजनेस को स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर। कब तक? जब तक कि बायर या फिर पर्सन जो भी गुडविल से टाइटल डिराइव कर रहे हैं वो कैरी करते हैं ऐसा सिमिलर बिजनेस देयर इन। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड ये है कि ये जो आप स्पेसिफाइड लिमिट्स बता रहे हो ये कोर्ट की नज़रों में क्या होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए, ना कि इम्प्रैक्टिकल। दिस इज व्हाट द एक्सेप्शन सेज। फर्दर वी हैव सेक्शन 28 जो बात करता है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, दैट इज किसी व्यक्ति को लीगली प्रोसीड करने से अगर रोका जा रहा है उसके लिए एग्रीमेंट, दैट इज किसी एग्रीमेंट के थ्रू रोका जा रहा है, वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट भी क्या होगा? दैट शैल बी void as per section 28. What does it says? It says that हर एग्रीमेंट जिसके द्वारा किसी भी पार्टी देयर टू क्या कर रहा है? इज रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट करी जा रही है एब्सोल्युटली अपने राइट एनफोर्स करने से। कौन से राइट? जो कि अंडर या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है। कैसे एनफोर्स करने से? बाय यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग, किसी ट्रिब्यूनल में, या फिर टाइम लिमिट किया जा रहा है, दैट इज जो लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइडेड है उसको आप एग्रीमेंट करके लिमिट कर रहे हो, तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा एज पर दिस सेक्शन। या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसके थ्रू एस्टिंग्विश हो रहा है राइट ऑफ एनी पार्टी या फिर पर्सन को डिस्चार्ज किया जा रहा है लाइबिलिटी से अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कब? ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज ये पर्टिकुलर पीरियड अगर खत्म हो जाता है जो हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है तो आपका राइट खत्म हो जाएगा एनफोर्स कराने का, या फिर मैं अपने आप ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है दैट शैल बी वॉइड एज पर सेक्शन 28। इसके एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं। पहला एक्सेप्शन कहता है अगर पार्टीज अग्री करती हैं, क्या एग्री करते हैं? कि अगर हम दोनों के बीच में इन फ्यूचर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम लोग प्रायोरिटी आर्बिट्रेशन को देंगे एंड हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने। सो दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट शैल नॉट बी वॉइड एज पर एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 28। सेकेंड एक्सेप्शन बात करता है अगर कोई भी डिस्प्यूट जो कि ऑलरेडी अराइज हो गया दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट किया जाता है तो भी
क्या होगा, वैलिड होगा एज पर एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 28. फर्दर एक्सेप्शन 3 दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. मूविंग फर्दर विद सेक्शन 29 जो बात करता है एग्रीमेंट वॉइड होंगे फॉर अनसर्टेनिटी. क्या है कि एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, या फिर क्या नहीं है, केपेबल नहीं है ऑफ बीइंग सर्टेन. आप पता नहीं लगा सकते कि 1500 की बात कर रहा है या 2000 रुपीज़ की बात कर रहा है. अगर ये चीज़ हम पता नहीं लगा सकते या फिर सर्टेन नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होंगे, ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाएंगे एज पर सेक्शन 29. देन लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, इट इज सेक्शन 30. इट सेज दैट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर क्या होंगे, दैट शैल बी वॉइड. एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड कोई भी सूट नहीं फाइल किया जाएगा रिकवर करने के लिए. एनीथिंग अलीज टू बी वन ऑन एनी वेजर or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event जिसके ऊपर wager made है. For example, अगर A and B ये bet लगाते हैं कि कौन मैच जीतेगा, that is which team will win the match. अगर ए इस बेट में जीत जाता है तो ए को जाके एनफोर्स नहीं करा सकते इस वेजर को. वाई? बिकॉज एज पर सेक्शन 30 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड होते हैं. देन एक्सेप्शन, नंबर ऑफ पर्सन साथ में मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं एट ए सब्सक्रिप्शन और कंट्रीब्यूशन और एग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कंट्रीब्यूट जिसका वैल्यू या फिर जो अमाउंट है वो मोर देन 500 रुपीज़ है. इट शैल नॉट बी अनलॉफुल एज पर एक्सेप्शन. लास्टली, ऐसा कुछ भी नहीं है इस सेक्शन के अंदर जो कि लीगलाइज करेगा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है, जिस पर सेक्शन 294 ए जो है आईपीसी के या फिर 297 है बीएनएस के वो अप्लाई होता है. दैट इज रिगार्डिंग लॉटरी. उन पर क्या नहीं होगा, ये सेक्शन के जो प्रोविजन है वो अफेक्ट नहीं डालेंगे. दिस इज व्हाट इट सेज. दैट्स इट. हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट पार्ट दैट इज चैप्टर 3 विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो. थैंक यू.